नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने डेल्टा इलाकों में कुरुवाई खेती पर जोर दिया। सीएम स्टालिन ने बेहतर खेती के लिए किसानों को पानी उपलब्ध कराने पर बल दिया है। आज उन्होंने सले में मेटूर बांध से पानी छोड़ा ताकि किसानों को पानी की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दरअसल कुरुवाई खेती तमिलनाडु में कम समय में उपजने वाले फसल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फसलें राज्य के कावेरी डेल्टा में उगाई जाने वाली फसलें हैं, जिसमें धान की खेती अहम है, जो किसानों की आजीविका के लिए अहम माना जाता है। इसके लिए पानी की काफी जरूरत होती है। ऐसे में सीएम स्टालिन के प्रयासों से किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी समेत प्रदेश की सभी पार्टियां चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। वहीं भाजपा हर राज्य में बैठकर कार्यकर्ताओं से जनता से जोड़ने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के कई बड़े नेता विपक्षियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अमित शाह पर बड़ा हमला बोला। डीएमके मुखिया और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 10 जून को मांग की कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पिछले 9 सालों में तमिलनाडु के लिए लागू की गई विशेष योजनाओं की एक सूची जारी करें। स्टालिन ने यहां पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए यूपीए शासन के दौरान लागू की गई कई विशेष पहल को सूचीबद्ध किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 10 जून को राज्य के लिए बीजेपी की ओर से लागू की गई विशेष योजनाओं की सूची मांगी, तो 11 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दांव खेला। अमित शाह ने कहा, हमें तमिलनाडु के 2 हो सकने वाले प्रधानमंत्रियों की कमी खली। आगे कहा, हमने 2 प्रधानमंत्रियों का काम राज और मूपनार को खोया है। इनके प्रधानमंत्री ना बन पाने के लिए डीएमके जिम्मेदार है। वहीं अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, मैंने दक्षिण चेन्नई संसदीय क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रभारियों, जिला प्रभारियों और मंडल प्रमुखों के साथ विचार विमर्श किया। मैंने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी की पहचान स्थापित करने के लिए उनकी ओर से किए गए कोशिशों की सराहना की। नरेंद्र 2004 से 14 आप यूपीए में उधर मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और वाईआरसीपी को अब एहसास हो गया है कि बीजेपी उनसे दूर हो गई है। आंध्र प्रदेश के पलनाड जिले के कोसूर में जगन्नाथ विद्या कनुक्का को लॉन्च करने के लिए एक बैठक में बोलते हुए सीएम जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि कुरुक्षेत्र युद्ध में वाईएसआरसीपी अकेले थी। उन्होंने कहा, बीजेपी मेरे साथ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी भी उन पर निर्भर नहीं था। मेरे लिए जनता ही मेरी सेना है। इसके साथ ही सीएम जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि लोगों को विश्लेषण करना चाहिए कि उन्हें सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं से लाभ हुआ है या नहीं। बता दें, उल्लेखनीय है कि जगन ने पहली बार बीजेपी के खिलाफ ऐसा बयान दिया। अब तक वो सिर्फ टीडीपी और जन सेना को निशाने पर लेते रहे हैं। वो 3 दिन पहले तिरुपति में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और विशाखापट्टनम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई टिप्पणी से नाराज नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये सरकार जनहितैषी सरकार थी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्य सरकार से नए भवनों के लेआउट की अनुमति देते हुए पार्कों और पैदल ट्रैक के विकास को अनिवार्य बनाने का आग्रह किया। सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के निवासियों से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, हैदराबाद एक वैश्विक शहर बन गया है और इसकी हरियाली को संरक्षित किया जाना चाहिए। कंक्रीट के जंगल होने के बावजूद आने वाली पीढ़ियों के लिए शहर में हरियाली विकसित की जानी चाहिए। G20 कंट्रीज का मीटिंग्स का नेतृत्व कर रहे इंडिया का प्रेसिडेंसी में इस G20 कंट्रीज का मीटिंग्स इस महीने जनवरी से भारत में शुरू हुआ है, सितंबर तक चलेगा। लगभग मोर देन 250 मीटिंग्स
इन 56 कंट्रीज में, सिटीज में, भारत में 56 शहर में इस मीटिंग्स होने वाले हैं। अभी तक 50% मीटिंग्स हुआ है। हैदराबाद में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का, हेल्थ मिनिस्ट्री का, स्किल मिनिस्ट्री का मीटिंग्स हुआ है। हैदराबाद में एक फाइनल मीटिंग भी होने वाला है, वो है एग्रीकल्चर। देश के लिए, दुनिया के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। उधर हैदराबाद के तेलंगाना में 11 जून को कीर्ति रेड्डी फाउंडेशन और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने मुफ्त चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। हैदराबाद में आयोजित श्री हॉलिस्टिक हॉस्पिटल के सहयोग से बहुत महत्व रखता है। वहीं चिकित्सा शिविर में डॉक्टर तिमिलसाई सुंदरराजन और हैदराबाद केंद्रीय जिला बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद रहे। मुफ्त चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर ने बोराबांडा के निवासियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के लोगों को लाभान्वित करने के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तिमिलसाई सुंदरराजन ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान भी सामाजिक सेवा कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर बहुत खुश महसूस कर रही हूं। उन्होंने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए एक स्वस्थ शरीर और दिमाग के लिए योग और ध्यान करने की सलाह दी। उधर केरल के कोची में भारतीय छात्र संघ के पूर्व नेता के विद्या के फर्जी प्रमाण पत्र विवाद अब गहराता जा रहा है, जिसे लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे केरल छात्र संघ ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं बीजेपी ने इस मसले पर राज्य के सीएम पी विजयन पर हमला बोला और कहा, फर्जी प्रमाण पत्र मामले में केरल सरकार एसएफआई को बचा रही है। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हज कमेटी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों रुपए लेने के बाद भी हज पर जा रहे लोगों को सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। वहीं ओवैसी ने ट्वीट किया कि भारत से बड़ी संख्या में लोग हज करने पहुंच रहे हैं। देश से 1,75,025 लोग हज के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच हज कमेटी की लापरवाही सामने आ रही है। आगे उन्होंने कहा, एक एक हाजी से 4 लाख रुपए वसूले गए हैं, लेकिन सुविधा नहीं दी गई। ठहरने के साथ बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। भारत के आजमीन ए हज परेशान है। हज कमेटी से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? पीएम नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी को फौरन इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी टैग किया है। तेलंगाना के करीमनगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य प्रकाश जावड़ेकर ने 11 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जावड़ेकर ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से मोदी सरकार सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचने में सफल रही है। इसके साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार के 70 साल के कार्यकाल में जो नहीं हुआ वो बीजेपी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में हुआ है। इसके साथ ही कई ऐतिहासिक फैसले और देश की छवि को बेहतर बनाया गया। अर्थव्यवस्था के लिए विकास के लिए दुनिया में तीसरा स्थान दिया। जावड़ेकर ने आगे कहा, बीजेपी सरकार ने तेलंगाना राज्य के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कई मौकों पर तेलंगाना सरकार को समर्थन देने के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा की। वहीं करीमनगर में स्वीकृत स्मार्ट सिटी परियोजना शुरू हो गई है और करीमनगर से हसन पार्थी तक रेलवे लाइन को भी मंजूरी दे दी गई है। मानसून केरल से आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। वहीं मानसून की फुहारें पश्चिम बंगाल के सब हिमालयी इलाकों में भी पहुंच सकती है। इस बीच पूर्वी मध्य अरब सागर से उठा ताकतवर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 36 घंटों तक और शक्तिशाली हो जाएगा। ये उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ेगा। बीते रविवार के बाद इसके उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने के आसार है। जानकारी के मुताबिक बिपरजॉय पश्चिमी तट से इस समय काफी दूर है। इसकी वजह से मुंबई सहित तटीय कर्नाटक, गोवा, कोंकण में भारी बारिश की उम्मीद नहीं है।
मानसून को तटीय कर्नाटक, गोवा और मुंबई की तरफ बढ़ने में मदद करेगी। तट के साथ समुद्र के स्थित इस दौरान मौसम खराब रहने का अनुमान जताया गया और इसी वजह से मछुआरों को समुद्र से 15 जून तक दूर रहने की चेतावनी दी गई। बिपरजॉय तट पर कहां टकराएगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। हैदराबाद में आरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल ने तत्परता दिखाते हुए भद्राचलम सिकंदराबाद मनुगुरु एक्सप्रेस से उतर रही एक महिला यात्री की जान बचा ली। दरअसल 10 जून को जैसे ही ट्रेन वारंगल रेलवे स्टेशन पर पहुंची ही थी, वहीं एक महिला यात्री ने उतरने के दौरान वो फिसल गई और प्लेटफॉर्म पर घिसटती चली गई। इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कांस्टेबल सोनाली मोलाखे ने ये देखा और तुरंत यात्री की मदद के लिए आगे दौड़ी और उसे बचा लिया। बता दें, सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला कांस्टेबल मिशन जीवन रक्षा के तहत आरपीएफ कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर साल 2023 में 3 यात्रियों को बचाया, जैसा कि आधिकारिक बयान में बताया गया है। कर्नाटक सरकार ने 11 जून से शक्ति योजना शुरू की है, जो कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम और बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और अन्य निगमों में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की गई। कर्नाटक में शक्ति योजना के आधार पर 41,08,000 से अधिक महिला यात्रियों को लाभ होगा, क्योंकि अब उनके पास मुफ्त बस यात्रा की सुविधा होगी। वहीं दूसरी तरफ इस योजना में पुरुष यात्रियों के लिए 50% बस सीटें आरक्षित हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी 15 जून से शुरू होने वाली आवेदन प्रक्रिया के साथ सेवा सिंधु पोर्टल के जरिए स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने शक्ति योजना की शुरुआत कर अपना एक चुनावी वादा पूरा किया। उद्घाटन कार्यक्रम बेंगलुरु के केंपेगौड़ा बस टर्मिनल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार शामिल हुए और 5 महिला यात्रियों को शून्य मूल्य टिकट भी बांटे। मेरे सरकार बहुत अच्छा करिया काम। हम बोले तो बहुत 50 रुपए बचे तो हम ना कौन सा तो भी होता है काम। भी महिलाओं के लिए जो इस बस के लिए उचित यानी फ्री बस योजना किया है, वो सब भी महिलाओं के लिए अच्छा है। कैसा है, अब कुछ दूसरे गांव में कुछ भी अर्जेंट काम हो वगैरह कुछ भी रहे तो वो आसानी से कर पाएंगे। जो पूर लोग होते हैं उनके पास नहीं पैसा है और दूसरे गांव से दूसरे गांव तक वो काम के लिए कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के लिए भी कुछ चाहिए तो उनको सही अच्छा होता है। ये गरीब लोगों को अच्छा है, क्योंकि गरीब लोग अचानक पैसा नहीं रहा तो फ्री कहाँ भी जा सकते हैं, कर सकते हैं। उनके लिए वो सही रखता है और हमारे को विद्यार्थियों को भी सही रखता है, क्योंकि अब हम अर्जेंट कहीं भी जाना होता, पास घर में भूल के रहते, कहीं फ्री रहे तो हम कहाँ भी जा सकते हैं। इसलिए ये सरकार ने अच्छा किया है महिला के लिए। तो तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों ने श्रीलंकाई सेना द्वारा जब्त किए हुए नावों को छुड़ाने की मांग की। दरअसल मछुआरों ने रामेश्वरम के थंगचिमदम गांव में विरोध प्रदर्शन किया और श्रीलंका में जब्त मछुआरों और नौकाओं की तत्काल रिहाई की मांग की। रामेश्वरम से समुद्र में गए 15 मछुआरों और उनकी 2 नावों को पकड़ लिया गया, जिससे रामेश्वरम के मछुआरों में खलबली मच गई। इसके बाद श्रीलंकाई नौसेना की निंदा करते हुए हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। तेलंगाना में एक 19 साल की ट्रेनी नर्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 11 जून को नर्स का शव तालाब में तैरता मिला। जानकारी के मुताबिक युवती 10 जून की रात 11 बजे घर से निकली थी, जिसके बाद वो घर नहीं लौटी। इंटर की पढ़ाई करने वाली शिरीषा ने हाल ही में एक पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। इस मामले को लेकर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। परिगी के डीएसपी करुणा सागर पूरे केस की जांच कर रहे हैं। पूछताछ में पता चला कि शिरीषा का बीती रात उसकी बड़ी बहन के पति अनिल से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद युवती आत्महत्या करने की बात कहकर घर से निकल गई। पुलिस को शक है कि घर से निकलने के कुछ घंटे बाद ही उसकी हत्या कर दी गई।
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में केरल सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा की 8 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुआ। वहीं प्रतिनिधिमंडल जिसमें अध्यक्ष एएन शमशीर और राज्य के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल भी शामिल हैं। लोका केरल सभा के अमेरिकी क्षेत्रीय सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही पिनाराई विजयन प्रवासियों के साथ खड़े होने जैसे आरोपों को गलत साबित करेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रवासी मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के करीब बैठेंगे। अगली खबर केरल के कोट्टायम से है, जहां शिक्षा विभाग के पूर्व निदेशक वी विघ्नेश्वरी को कोट्टायम जिले का नया कलेक्टर बनाया गया। उन्होंने कोट्टायम के 48वें कलेक्टर के रूप में पद संभाला है। इस मौके पर कलेक्टर वी विघ्नेश्वरी ने कहा कि लोगों से मिल रही शिकायतों के आधार पर तय किया जाएगा कि इलाके में क्या अहम मुद्दे हैं जिन पर पहले ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाया जा रहा है। आपको बता दें, डॉक्टर पीके जयश्री 31 मई को रिटायर हुई हैं। NH 44 पर हादसे का कहर देखने को मिला। लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर से यात्रा कर लौट रहे हैदराबाद निवासी परिवार की तेज रफ्तार कार हाईवे पर खराब खड़े ट्रक से अनियंत्रित होकर टकरा गई। इस हादसे में 15 साल की लड़की की मौत हो गई, जबकि गाड़ी के एयर बैग खुलने के कारण बाकी लोगों की जान बच गई। बता दें, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। बहुत भयानक ये हादसा हुआ है। NH 44 पर यह हादसा हुआ। हैदराबाद निवासी ये बताए जा रहे थे, जिनमें बाकी लोग तो बच गए क्योंकि गाड़ी का एयर बैग खुलने की वजह से बाकी लोगों की जान बच गई, लेकिन इस कार में सवार एक लड़की की मौत हो गई। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।